नमस्कार। मैं अजय सेन एमजी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो इतिहास विषय का रहने वाला है, प्रिय अग्निवीर के छात्रों के लिए, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं गुप्त वंश को या गुप्ता डायनेस्टी को पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, आज का सेशन जो रहने वाला है गुप्त वंश से। देखिए, गुप्त वंश पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। गुप्त वंश क्या था, कहाँ से आया, कैसे इसका अस्तित्व हुआ, किस तरीके से इसका उत्थान हुआ, इन चीज़ों के बारे में हम आपको बता देते हैं। हुआ यूं कि जब भारत में या उत्तर भारत में मौर्यों का पतन हो जाता है, या हम बात करें कि उत्तर भारत में जब कुषाणों का पतन हो जाता है, तो उनके खंडहरों पर उत्पन्न होने वाला या उनके खंडहरों पर पनपने वाला जो नया वंश हुआ करता था, उसे कहा गया गुप्त वंश। गुप्त वंश दरअसल इलाहाबाद के आसपास के इलाके में, कौशाम्बी वाले इलाके में इसका उत्थान होता है। और इसके शासक द्वारा इसका जो संस्थापक हुआ करता था, उसका नाम हुआ करता था श्रीगुप्त। अब जरा एक चीज और समझिए कि श्रीगुप्त था कौन, आखिरकार इसका नाम श्रीगुप्त पड़ा कैसे। तो एक चीज समझेंगे कि यह जो राजा था, यह जो शासक हुआ करता था, इस राजा द्वारा अपने आप को स्टेबल किया गया था इलाहाबाद के आसपास के इलाके में, और उन्हीं खंडों पर, उन्हीं सत्ता पर अपने आप को एक नए राजा के तौर पर उभार के लाया था। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक जो रहने वाला है गुप्त वंश से। तो पहला राजा, पहला शासक या पहला जो इसका लीडर था, उसका नाम हुआ करता था, या हम बात करें पहले तो कि गुप्त वंश, गुप्त वंश इसका उत्थान कैसे हुआ या यह कहां था, तो वो देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस वंश का संस्थापक कौन था। संस्थापक की यदि मैं बात करूं कि संस्थापक, संस्थापक तो संस्थापक हुआ करता था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त इसका संस्थापक। देखिए, महाराजा श्रीगुप्त के नाम से जाना गया, या श्रीगुप्त के नाम से इसे जाना जाता है। तो श्रीगुप्त इसका क्या हुआ करता था, संस्थापक हुआ करता है। इसने 240 में, जरा समझना, इसने क्या किया कि 240 ईस्वी में कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाए। कौशाम्बी, कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया, अपनी राजधानी बनाया। जब इसने यह राजधानी कौशाम्बी को बनाया, कौशाम्बी कहाँ का इलाका है, लगभग इलाहाबाद के आसपास का इलाका होता है। कहाँ का हो जाता है, इलाहाबाद, इलाहाबाद के आसपास का इलाका है कौशाम्बी। वहां इलाके को उसने क्या किया, अपना एक राजधानी के तौर पर स्टेबल कर दिया, राजधानी के तौर पर इसने इसे बना दिया। अब ज्यादा समझिए, इसने ज्यादा कुछ नहीं किया, इसने बस महाराजा की उपाधि धारण की थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है गुप्त वंश का, वह कौन शासक था जिसने केवल और केवल महाराजा की उपाधि धारण की थी, तो वो राजा हुआ करता था कौन, श्रीगुप्त। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताएं कि भाई किसने महाराजा, तो इसने महाराजा की उपाधि धारण की थी, महाराजा की उपाधि धारण की थी, उपाधि धारण की थी। तो महाराजा की उपाधि धारण करने के बाद इसने ज्यादा समय तक शासन नहीं किया, ज्यादा समय तक राज नहीं किया, और इसके बाद इसका पुत्र घटोत्कच अगला राजा बन जाता है। तो अगला जो राजा इसका बनता है वो कौन बनता है, घटोत्कच। यानी हम बात करेंगे कि भाई श्रीगुप्त के बाद अगला राजा या इस वंश का अगला राजा कौन बनता है, घटोत्कच। तो इसके बाद इसका पुत्र घटोत्कच अगला राजा बनता है, अगला राजा बनता है। घटोत्कच क्या बनता है, अगला राजा बन जाता है। घटोत्कच जब अगला राजा बनता है तो कहते हैं कि यह 300, इसका कुछ ज्यादा हमें प्रमाण नहीं मिलता, इसका हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलता कि भाई इसने क्या किया। कहते हैं कि यह 319 ईस्वी तक राजा बना रहा। मतलब कब तक शासन किया इसने, 319 तक। इसके आगे के प्रमाण हमें मिलते हैं जो अगले राजा के मिलते हैं, और उस राजा का नाम हुआ करता था चंद्रगुप्त प्रथम। क्या नाम हुआ करता था उसका, चंद्रगुप्त प्रथम उसका नाम हुआ करता था। यानी हम बात करें घटोत्कच के बाद अगला जो राजा बनता है, इसके बाद अगला शासक चंद्रगुप्त प्रथम बना, चंद्रगुप्त
प्रथम बनता है। अब एक चीज समझ लीजिए, यहां तक कि ये जो दो शासक बने, एक तो श्रीगुप्त एक घटोत्कच, इनके द्वारा ऐसा कोई काम नहीं किया गया था, ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया गया था जिसके कारण इन्हें याद रखा जाए, या जिसके कारण हम ये कह सकते कि ये इस वंश के सबसे अच्छे या फिर अच्छे शासकों में गिने जाएं। परंतु जैसे ही घटोत्कच के बाद अगला राजा बनता है कौन, तो चंद्रगुप्त प्रथम, इसके द्वारा ऐसे कार्य किए गए कि जिससे ऐसा लगता है कि भाई अगला जो, या हम बात करें कि इस वंश का सबसे जो सही शासक अभी आया हुआ है, तो वो आया था कौन, चंद्रगुप्त प्रथम। इसने राजा बनते से ही सन 320 ईस्वी में गुप्त वंश या गुप्त संवत की स्थापना की थी, या गुप्त वंश को चलाया, गुप्त संवत को चलाया था, गुप्त संवत की शुरुआत की थी, शुरुआत की थी। अच्छा, संवत का मतलब क्या होता है, जरा अगर कोई किसी को मालूम है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं कि संवत किसे कहा जाता है। संवत, इससे पहले भी संवत चल चुकी है, शक संवत चली थी, और शक संवत को कौन सी तिथि में किस शासक द्वारा चलवाया गया था, ये आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाइए जरा। तो किसके द्वारा, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा क्या किया गया था कि गुप्त संवत की शुरुआत की गई थी 320 में। कभी कभी इसका डेट हमें 319 भी मिल जाता है, कभी कभी हमें इसका डेट 320 भी मिल जाता है, तो दोनों डेट अपने को याद रख लिए। अब और क्या किया, साथ ही चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा लिच्छवी गणराज्य की एक कन्या हुआ करती थी, लिच्छवी गणराज्य की एक राजकुमारी हुआ करती थी, लिच्छवी गणराज्य की लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी राजकुमारी कुमार देवी, कुमार देवी, कभी कभी इनका नाम केवल देवी हमें देखने को मिल जाता है कि केवल देवी या फिर कुमार देवी। तो कुमार देवी के साथ इसने क्या किया था, विवाह किया था, कुमार देवी से विवाह किया था, विवाह किया था, विवाह किया था, यहां तक तो ठीक है। साथ ही इसने क्या किया, विवाह किया, तो कैसे याद रखा जाए कि भाई विवाह किससे किया था, तो कहते हैं कि इसी उपलक्ष्य में उसने राजा रानी प्रकार का सोने का सिक्का भी चलवाया था। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी उपलक्ष्य में इसने राजा रानी प्रकार का सिक्का चलवाया था। तो इससे क्या रहेगा कि ये याद रखा रहेगा कि भाई किसने विवाह किया था, किससे, तो कुमार देवी के साथ सिक्का चलाया था। अब देखो जरा, सिक्का चलाया तो राजा रानी प्रकार का, राजा रानी प्रकार से तात्पर्य किसने, एक तरफ सिक्के की एक तरफ खुद की फोटो बनवाई यानी स्वयं की, और दूसरी तरफ इसने अपनी रानी यानी कुमार देवी की फोटो बनवाई थी, जिससे ये ज्ञात बना रहे कि भाई ये जो सिक्का चलवाया था किसने चलवाया था, तो भाई चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाया था। किसके उपलक्ष्य में, तो अपनी रानी के उपलक्ष्य में चलवाया था, कुमार देवी नाम था उसका, या देवी नाम हुआ करता था उसका। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं अपन जरा, साथ ही और क्या कार्य रहे इसके, या और क्या इसने करवाया। तो इसने एक उपाधि भी धारण की थी, इसकी एक उपाधि है चंद्रगुप्त की, चंद्रगुप्त प्रथम की एक उपाधि रहती है, इसने महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अब जरा यहां तक समझना, एक चीज समझ लीजिए आप लोग कि देखिए यह महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर रहा है, साथ ही इस विक्रम गुप्त संवत को चला रहा है, सिक्के चलवा रहा है, तो कहते हैं कि इसकी इन उपलक्ष्यों के कारण या इस उपलब्धि के कारण इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो कभी क्वेश्चन बनता है, या जो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इस टॉपिक का अभी तक का, उसमें से यही रहेगा कि भाई जो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है वो कौन है,
तो कौन सा रहेगा? चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा इसका। तो इसने क्या किया था? राजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसलिए हम बात करेंगे कि इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है भाई, यहां तक समझ लिया अपन कि वास्तविक संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त प्रथम है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते। यहां तक तो देख लिया कि भाई वास्तविक संस्थापक है, साथ ही इसने राजाधिराज की उपाधि धारण की है। और क्या इसके समय का महत्वपूर्ण रहा? और क्या इसके समय की ऐसी चीज रही जिसको आपको इसमें पढ़नी रहेगी? तो कहते हैं कि इसके समय से रजत मुद्राएं चलना प्रारंभ हो गई थी। ये जो राजा रानी प्रकार का उसने सिक्का चलवाया था, ये रजत सिक्का था, या हम बात करें कि चांदी का सिक्का हुआ करता था। तो ये क्वेश्चन और ये बनता है कि भाई इसी के समय पर, इसी के समय चांदी की या रजत मुद्राएं प्रारंभ हो चुकी थी। इसी के समय रजत मुद्राएं प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, तो इतना ही हमें इसमें देखना रहता है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इतना, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा इतना सब किया गया था। इसके बाद इसका पुत्र आता है, इसका जो बड़ा पुत्र था जिसका नाम हुआ करता था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का नाम सुनते से हम सब जानते हैं कि इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त नाम आते से हमें लगता है कि भाई किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं जो भारत का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है, जिसके बारे में कहते हैं कि एक इतिहासकार हुआ, बिसेंट स्मिथ नाम था उसका। उसकी एक पुस्तक थी जिसका नाम हुआ करता था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें उसने समुद्रगुप्त का वर्णन किया, और इतना विस्तार से वर्णन किया कि कहते कि उसे सीधा का सीधा भारत का नेपोलियन घोषित कर दिया। उसी के बारे में हम पढ़ने वाले। तो अगला जो रहने वाला है राजा, अगला जो शासक रहने वाला है वो हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, इस शासक को पढ़ेंगे। अब देखिए जरा इसके बारे में समझ लेना, यह राजा कब बनता है? तो यह जो शासक बनता है, यह जो राजा बनाया गया, यह 335 ईस्वी में राजा बनता है। यह 335 ईस्वी में गुप्त वंश का शासक बनता है। शासक बनता है। शासक बनते से ही कहते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा ख्याति थी। इसके अंदर कहते हैं कि युद्ध करने की कला बहुत अच्छे तरीके से भरी पड़ी थी, या बहुत निपुण हुआ करता था युद्ध कला में। इसीलिए कहते हैं कि इसके द्वारा युद्ध जो लड़े गए, कहते हैं कि आर्यावर्त और दक्षिणावर्त, दो तरीके के युद्ध लड़े। आर्यावर्त से तात्पर्य उत्तरापर्त का, उत्तर वाला भाग और दक्षिण वाला भाग, दोनों तरफ के राजाओं को इसने पराजित किया। लेकिन कहते हैं कि एक राजा से हार गया था जिसका नाम हुआ करता था पल्लव शासक, चालुक्य शासक हुआ करता था नरसिंह वर्मन प्रथम, उसके साथ पराजित हो गया था। एकमात्र युद्ध हारा था अपने जीवन में, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। पहले ये देख लें, जब यह राजा बना तो इसने आर्यावर्त के, या हम बात करें कि उत्तरापथ के, उत्तरापथ के 8 राजाओं, सॉरी माफ करना, उत्तरापथ के 12 राजाओं को, 12 शासकों को पराजित किया था। पराजित किया, साथ ही दक्षिणापथ के 8 शासकों को पराजित किया। दक्षिणापथ के 8 शासकों को पराजित किया। अब देख सकते हैं आप लोग, 8 और 12, 20 राजाओं को इसने एक साथ पराजित किया था अपने समय में। इतना प्रतापी शासक हुआ करता था। कहते हैं कि इसके समय की एक कहानी रही कि जब यह युद्ध करने जाया करता था तो इसके साथ इसका राजकवि साथ जाया करता था। राजकवि का नाम हुआ करता था हरिसेन। हरिसेन, जिसके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा गया। कहते हैं गुप्त वंश के बारे में आधे से ज्यादा जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिल जाती है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा है? तो हरिसेन ने। वो किसका दरबारी कवि है? तो वो है समुद्रगुप्त का। कहते हैं जब यह युद्ध करने जाया करता था समुद्रगुप्त के साथ, प्रयाग, सॉरी माफ करना, हरिसेन साथ जाया करता था। हरिसेन इतना कहते हैं कि इसे भरता था, इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बात करता था
कि समुद्रगुप्त के द्वारा जो 20 युद्ध लड़े गए थे उनमें से लगता है कि 15 से 16 युद्ध इसके बढ़ा चढ़ा से ही जीत गया था। कहते हर वक्त उसको बढ़ाता रहता था, हर वक्त चढ़ाता रहता था कि भाई समुद्रगुप्त आपके जितना बलशाली कोई है ही नहीं, आप जैसा राजा कोई देखा ही नहीं, आपकी तलवार में इतनी गर्जना है कि कहते कि इंद्र के समान है। तो ऐसी ऐसी बातें करता था समुद्रगुप्त, एकदम से कहते हैं कि भर जाया करता था कि अच्छा मेरे समान कोई है ही नहीं। तो कहते कि काफी युद्ध उसने लड़े, हरिसेन का बड़ा योगदान रहा। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भाई इसका दरबारी कवि कौन था? तो दरबारी कवि हुआ करते थे हरिसेन। इसका दरबारी कवि व लेखक हरिसेन थे। हरिसेन हुआ करते थे। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना की, इसका क्वेश्चन बनता है। इसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रख लेना, इंपोर्टेंट हो जाता, इससे क्वेश्चन बनता है कि प्रयाग प्रशस्ति के जो लेखक थे वो कौन हुआ करते थे? तो हरिसेन हुआ करते थे। किसके दरबारी कवि हुआ करते थे? तो समुद्रगुप्त के यह दरबारी कवि हुआ करते थे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं अपन जरा। आगे देखेंगे कि कहते हैं कि इसकी एक हार होती है, मतलब एक बार बस ये हारा हुआ था। कौन? तो समुद्रगुप्त। यह नरसिंह वर्मन प्रथम से नर्मदा नदी से हार जाता है। नर्मदा नदी के किनारे हार जाता है। तो एक युद्ध में यह पराजित हो गया था, बाकी सारे के सारे इसने युद्ध जीत लिए थे। अब कहते हैं समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, यह क्वेश्चन बना हुआ है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये तो हमें पता है कि भाई भारत का नेपोलियन किसने कहा था, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसे कहा था, कहते हैं कि बिसेंट स्मिथ ने, बिसेंट स्मिथ द्वारा अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस पुस्तक में इसने कहा था कि भाई जो समुद्रगुप्त है ये तो भारत का नेपोलियन है। अब इसकी कहते हैं कि इसकी मृत्यु के बाद या इसके बाद अगला जो शासक या अगला जो राजा बनता है वो इसका बड़ा पुत्र बनता है। देखिए इसके पुत्रों को जरा समझा देता हूं मैं कि इसके दो पुत्र हैं। कितने पुत्र रहने वाले? दो पुत्र। इसकी संतानें कितनी हुई? पुत्रों की यदि बात करें तो पुत्रों की यदि बात करें तो दो पुत्र हैं। एक का नाम है रामगुप्त और दूसरे का नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, ये दो पुत्र हैं इसके। अब चूंकि पिता की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा का या राज्य का क्या होता है? तो उत्तराधिकारी होता है। तो ये क्या बनता है? अगला राजा बनता है, अगला राजा बनता है। अब जब यह अगला राजा बन जाता है, यह अगला जो शासक बना, तो कहते हैं इसके समय पर हूणों का आक्रमण हो जाता है। भारत में किनका आक्रमण होता है? हूणों का। और हूणों का जब आक्रमण हुआ तो कहते हैं इसने किसी भी प्रकार से उनसे युद्ध लड़े बगैर अधीनता स्वीकार कर ली और उनके द्वारा जो डिमांड की गई थी वो करने को पूरा हो गया कि भाई आप जो भी चाहते हो वो ले लो, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, घर द्वार जो कुछ भी चाहिए सब कुछ ले जाओ, बस मुझे छोड़ दो। लेकिन हूण, जब इनका आक्रमण हुआ हूणों का, हम यहां देखेंगे कि इसके समय इसकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को प्राप्त करने के लिए, ध्रुव स्वामिनी को प्राप्त करने के लिए हूणों ने आक्रमण कर दिया। हूणों ने
आक्रमण किया था? अब सोचो जरा, हुणों ने जब आक्रमण किया ध्रुव स्वामी को प्राप्त करने के लिए, तो रामगुप्त एकदम डर गया, उसने कहा भाई ले जाओ, जो भी चाहिए, पत्नी को चाहिए पत्नी को भी ले जाओ। लेकिन कहते कि इसका छोटा भाई जो चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ करता था, उसने कहा कि भाई जो स्त्री होती है वो हमारे या किसी भी घर की या किसी भी कुल की मर्यादा, किसी भी कुल की कहते हैं कि स्वाभिमान होता है, उसको हम ऐसे नहीं दे सकते। तो कहते हैं कि रामगुप्त से उसने बात की और कहते हैं कि स्वयं साड़ी पहनकर कहता है कि किसके पास चला जाता है? हुणों के पास चला जाता है। कौन चला जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय चला जाता है। और जब हुणों के पास गया और उसने हुणों के नेता की हत्या कर दी और सभी हुणों को पराजित कर दिया, और फिर कहते हुणों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा ब्रिकमादित्य की उपाधि धारण की गई। ब्रिकमादित्य की उपाधि धारण की गई किसके उपलक्ष्य में? तो हुणों को पराजित करने के उपलक्ष्य में, हुणों को पराजित करने के उपलक्ष्य में क्या किया उसने? ब्रिकमादित्य की उपाधि धारण कर ली और उसको क्या किया? हुणों को मार दिया। अब एक चीज समझना, यहां तक तो ठीक था, हुणों को तो पराजित कर चुका था, साथ ही उसने क्या किया कि अपने भाई रामगुप्त की भी हत्या कर देता है। क्या करता है कि इसने, किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर दी। भाई कर ही देगा, ऐसा राजा किस काम का जो अपने राज्य को नहीं संभाल पा रहा, यहां तक कि अपनी कहते हैं कि पत्नी की रक्षा नहीं कर पा रहा, वो देश की रक्षा क्या करेगा, राज्य की रक्षा क्या करेगा? इसलिए उसने क्या किया? उसकी हत्या कर दी। तो रामगुप्त की क्या करता है? वह हत्या कर देता है। कौन? चंद्रगुप्त। रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी ध्रुव स्वामी से विवाह कर लेता है, से विवाह कर लेता है और अंगला राजा बनता है, अंगला राजा बन जाता है। तो अब अगला राजा कौन होने वाला है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य होने वाला है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए क्लास होती है समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, जो आपका टॉपिक रहने वाला होगा चंद्रगुप्त द्वितीय का रहेगा। ठीक है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप हमारी क्लास को देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी है। साथ ही अग्निवीर के जितने भी आपका सिलेबस है, जिसमें आपका चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, चाहे साइंस हो, जीके आप मेरे साथ पढ़ेंगे। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको अग्निवीर की हर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें साइंस और मैथ और रीजनिंग पढ़ाई जाती है। तो आप यहाँ पर वो जाकर प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं और वहां से अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।